Hello friends, this is Dr. Richa Dubey and I welcome you all in my class E-Science Kaksha. So today we are going to start part 2 of chapter Conservation of Plants and Animals. आज हम अपने वीडियो में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कौन कौन से फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को हम और अच्छे से अपने जानवरों को किस तरीके से सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आज हम इन चीज़ों को अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स. जो कंटेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटेक्टेड एरियाज़. कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए हैं, जिसमें हम अपने वाइल्ड लाइफ को और जो है अच्छे से सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं. फिर है प्रोजेक्ट टाइगर. माइग्रेशन, किस तरीके से हमारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. देन डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनों की कटाई, किस तरीके से फॉरेस्ट कट रहे हैं और हमें उससे क्या क्या जो है निगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ में पड़ रहे हैं. देन रिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो भी वन कट रहे हैं उनको दोबारा रीग्रो करना या उन प्लांट को दोबारा उगाना, तो ये रिफॉरेस्टेशन में हम डिस्कस करेंगे. एंड देन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, मतलब कि पेपर की रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है, उसको हम फिर से यूज़फुल तरीके से किस तरीके से हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द वीडियो. प्रोटेक्टेड एरियाज़. तो जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जिसमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब वन्य जीव, उसके प्रोटेक्शन और उसके वेलफेयर के लिए, मतलब उसके और अच्छे रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो एरियाज़ बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज़ बोला जाता है. और इसमें ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें कि वो अपने रूल्स बनाती हैं, मेथड्स देती हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ सेट करती हैं जो कि प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम आते हैं. और साथ ही वो जो एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट ने डिवाइड किए हैं वो हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सेंचुरीज़. तो अब हम इनको अच्छे से समझेंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और सेंचुरीज़ क्या हैं. सो पहला नंबर 1 है बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो ये प्रोटेक्टेड लैंड के वो लार्ज एरियाज़ हैं जिसमें कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता है और साथ मतलब कि उनको वहाँ जो है प्रोटेक्शन मिलता है, उनका संरक्षण किया जाता है. साथ ही जो प्लांट के रिसोर्सेज हैं, मतलब पौधों के जो संसाधन हैं, जो एनिमल रिसोर्सेज हैं, और साथ ही जो ट्रेडिशनल ट्राइबल्स हैं, मतलब कि जो वहाँ के पारंपरिक आदिवासी लोग हैं, उनके भी अच्छे लिविंग कंडीशन को कंजर्व करने के लिए ये एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है. तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है. ये एक ऐसा लार्ज एरिया है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज और साथ ही ट्रेडिशनल ट्राइबल्स के लिविंग कंडीशन को कंजर्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है. और बदले में क्या होता है कि जो ट्राइबल्स हैं, मतलब हमारे जो आदिवासी हैं, वो उन फॉरेस्ट में जहाँ पे जिस जगह वो रहते हैं वहाँ से वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, मतलब जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स से वो जो है अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स पैदा करते हैं. और इस तरीके से वो क्या करते हैं कि कुछ रिसर्चेस में ये पता किया गया है कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसमें जो है जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट को ऑब्टेन कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक थेरेपी में काम आती हैं, लोगों के इलाज के लिए काम आती हैं. और साथ ही उन्होंने महुआ की खोज की है. महुआ की खोज में उन्होंने ये करा है कि जो महुआ है उनके हिसाब से वो वेदर का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करता है और साथ ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी महुआ जो है बहुत हेल्पफुल है. तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ में जो है वहाँ पे रहते हैं और साथ ही वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ में, और साथ ही जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए. तो वो इससे हम कह सकते हैं कि वो एक डेवलपमेंट के तरीके से जो ट्राइबल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ का डेवलपमेंट कर रहे हैं. साथ ही ये जो एरियाज़ हैं ये इकोलॉजिकल और
इन्वायरमेंटल रिसर्च में भी काम आते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हैं उसमें ये बहुत काम आते हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व को यूज़ किया जाता है। और साथ ही जो इकोलॉजिकल रिसर्च हैं, इकोलॉजी से मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट का जो लिविंग थिंग्स और जो इन्वायरमेंट है उनका जो रिलेशन है आपस में, वो इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजिकल रिसर्च में भी बायोस्फीयर रिजर्व का यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नेम्स मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं, जैसे है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। आफ्टर देन सुंदरबंस विच इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल। नीलगिरी दैट इज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 1 अगस्त 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड दिस इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। नाउ नेशनल पार्क्स। अब हम आते हैं नेशनल पार्क्स में कि नेशनल पार्क्स क्या हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए स्ट्रिक्टली रिज़र्व किए गए हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए, जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो स्ट्रिक्टली रिज़र्व एरियाज़ हैं ये। और इसमें यह फ़ायदा है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने प्लेस में और जो उनका नेचुरल रिसोर्सेज है उस एरिया में, उसमें वो फ्रीली रहते हैं और उसका यूज़ करते हैं। और साथ ही जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से मना है। मतलब कि जैसे फॉरेस्ट्री है, मतलब कि फॉरेस्ट में पेड़ों को उगाना, उनकी केयर करना, तो ये सब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये नेशनल पार्क्स में बिल्कुल मना है। साथ ही ग्रेजिंग मतलब चरना, तो जैसे जो एनिमल्स जो है ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो ये ग्रेजिंग भी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। और साथ ही कल्टीवेशन मतलब खेती करना भी यहाँ पूरी तरीके से, जो भी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल मना है। साथ ही ये क्या हेल्प करते हैं कि जो फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर रीजन प्लांट्स जहाँ पाए जाते हैं वो फ्लोरा कहलाता है, और जो पर्टिकुलर रीजन जहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं वो फौना कहलाता है। तो जो नेशनल पार्क्स हैं वो फ्लोरा और फौना को संरक्षित करने में, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। साथ ही लैंडस्केप मतलब जो प्रकृति है हमारी उसको प्रिजर्व करने में, और साथ ही हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उस वाइल्ड लाइफ में प्रेजेंट हैं उस एरिया में, तो उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जो हमारे इंडिया में प्रेजेंटली 104 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स मैंने नेशनल पार्क्स के आपको दिए हुए हैं, जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दैट इज़ फाउंड इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क दैट इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा। आफ्टर दैट पलामऊ नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है, एंड तदोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये नेशनल पार्क्स हैं और ये इनका डिस्क्रिप्शन था कि यह कौन से एरियाज़ हैं, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ मना है और ये किस तरीके से हमारे वाइल्ड लाइफ की में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं उसको सुटेबल बनाती हैं। तो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का ये काम है कि ये वो एरियाज़ हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए स्ट्रिक्टली बने हुए हैं, और साथ ही उनके प्रोटेक्शन और उनको लिविंग सुटेबल कंडीशंस देने में हेल्प करते हैं। और साथ ही उन एनिमल्स की हेल्प होती है यहाँ पे जो इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब कि वह खतरे में है, मतलब आने वाले समय में वह गायब हो सकते हैं, वह नहीं पाए जा सकते। तो इनके जो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इस तरीके के इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाले जो एनिमल्स हैं उनको ये हेल्प करते हैं। साथ ही जो एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है किसी भी ह्यूमन का, मतलब कि वो फ्रीली यहाँ पे रहते हैं, उनकी लाइफ कंडीशंस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और साथ ही ये हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर मतलब कि लकड़ी की कटाई में, और साथ ही जो माइनर छोटे मोटे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो कि और चीज़ों में यूज़ होते हैं, उसका कलेक्शन करने में ये हेल्प करते हैं। मतलब कि यहाँ पे लकड़ियों की कटाई अलाउ है, और साथ ही जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं ह्यूमन के लिए, उसका कलेक्शन भी जो है उसको एकत्रित करना यहाँ पे अलाउ है। और साथ ही
यहाँ पे पोचिंग और कैप्चरिंग मना है, मतलब कि यहाँ पे अवैध जो शिकार किए जाते हैं, मतलब जो इलीगल हंटिंग है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और साथ ही जानवरों को कैप्चर करना भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। और साथ ही ये जो एरियाज़ हैं यह बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब कि यह जंगलों से, झाड़ियों से, घासों से, पर्वतों से, माउंटेन्स, पहाड़ हैं उनसे, और साथ ही छोटी छोटी नदियों से यह घिरे हैं, और जो कि बहुत ही सुंदर, मतलब पूरी जो प्रकृति है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसमें जो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये वहाँ की जो प्रकृति है उसको बहुत खूबसूरत बनाती है। हमारे इंडिया में 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ प्रेजेंटली अभी हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो इंडिया में प्रेजेंट हैं वो हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जैसे दैट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ इन केरला, ससनगिर सेंचुरी दैट इज़ इन गुजरात, एंड सरिस्का सेंचुरी इज़ इन राजस्थान। नाउ कम टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला है कि WWF दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या हेल्प करता है, हमारे प्लैनेट को कंजर्व करने में, मतलब हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसको कंजर्व करने में, उसको संरक्षित करने में, जो प्लेसेस हैं उसको संरक्षित करने में प्लांट्स और एनिमल्स के, और स्पेशली जो पांडा और टाइगर स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, उनको कंजर्व करने में, उनके वेलफेयर के लिए, उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया है। दूसरा है IBWL दैट इज़ इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और अब इसको NBWL के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसमें वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन, उसके वेलफेयर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं MAB दैट इज़ मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, और उसके से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं उनके रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम का निर्माण हुआ। ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है, तो ये इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके रिलेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया है। अब हम आते हैं IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल की जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनके रिकॉर्ड को रखता है, और साथ ही जो इसका हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है, सिचुएटेड है। तो अभी हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा कि उसके प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एक्ट्स, मतलब कि जंगलों को सुंदर बनाने के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हैं। तो जंगलों को, जो जंगल हैं उनको, उनकी नेचुरलिटी ना खोए, उनका वास्तविकता ना खोए, उसके लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उसका प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए हैं। और साथ ही यह फॉरेस्ट एक्ट यह भी हेल्प करते हैं कि जो भी पीपल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या उस एरिया में को बिलोंग करते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी आम ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करने में ये हेल्प करते हैं। तो हमारा एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि 1972 में बना था। इस एक्ट में ये बताया गया है कि ये वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स के लिए, के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दूसरा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1988 में आया था, और इसका बेसिकली जो इसका मेन काम है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि इसका ये लक्ष्य है कि इंडिया का जो रीजन है, इंडिया की जो ज्योग्राफिकल रीजन है, उसका एटलीस्ट 1/3 पार्ट फॉरेस्ट कवर करे। तो इसका ये एम है इस पॉलिसी का, जो कि 1988 में आई थी। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger is also a very important topic. So it is a tiger conservation program. आपको नाम से ये क्लियर हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के बेस्ड है। तो ये टाइगर के कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम है, और इसका मेन लक्ष्य है, इसका मेन एम है जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, जो कि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया है। और जब ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय ये लॉन्च किया गया था। और साथ ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी।
और मिस्टर कैलाश संखला जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। नेक्स्ट आते हैं हम माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है, हम आप लोगों ने सुना होगा कि जो है कुछ स्पेसिफिक सीज़न होते हैं, जैसे समर सीज़न हो सकता है या विंटर सीज़न हो सकता है, जहाँ से दूर दूर से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वह दूर दूर के एरिया के होते हैं और दूसरी जगह वह माइग्रेट करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं। तो वो बेसिकली माइग्रेशन ही है। तो मतलब माइग्रेशन वो चीज़ है, वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स या आप कह सकते हैं और भी इंसेक्ट्स हैं, वो उनकी सीजनल जर्नी होती है। मतलब कि उनका फिक्स्ड रेगुलर सीजनल जर्नी है जो कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट करते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी जानवर का, किसी भी एनिमल्स का एक स्थान से जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ से दूसरे स्थान में मूवमेंट करना, खाने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, अच्छे से रहने के लिए, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, तो वो जो उनका मूवमेंट है वह माइग्रेशन कहलाता है। और उनका जो मूवमेंट है वो बहुत दूर दूर से होता है। मतलब कि 1000 माइल से लेकर 5000 किलोमीटर से भी वो दूर दूर से माइग्रेट होते हैं। और वह अपने फिक्स्ड सीज़न में हमेशा हर साल उनका मूवमेंट होता है। और वो किस कारण से होता है, मतलब कि उनको अपने फूड, जो उन्हें अपने खाना होता है, उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता नहीं मिलती है, तो वो उसको बदलने के लिए भी, जिस स्थान पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे अगर फूड अवेलेबल नहीं होता है तो वह रेगुलर सीजनल जर्नीज़ करते हैं अपने सीज़न के अकॉर्डिंग। तो वो वहाँ से फूड अवेलेबिलिटी के लिए माइग्रेट करते हैं, साथ ही अपने प्लेस को चेंज करने के लिए भी करते हैं। और अगर वेदर वहाँ सुटेबल ना हो तो वो वेदर, अच्छे सही वेदर जिसमें वो अच्छे से लाइव कर सकें, अच्छे से रह सकें, तो वो वेदर को चेंज करने के लिए भी वहाँ से माइग्रेट करते हैं। और स्पेशली जो है मेनली जो जानवर्स होते हैं वो अंडे देने के लिए वहाँ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लाई करते हैं और माइग्रेट करते हैं, जहाँ की वेदर सुटेबल हो, जहाँ की वो अच्छे से अपने अंडे दे सकें, अपने एग्स को ले कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं भी उन्हें गर्म मौसम चाहिए होता है तो वहाँ उनको ठंडा मिल रहा होता है, तो ठंडक को और जो है उनको जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो सुटेबल नहीं होती हैं, उसको चेंज करने के लिए बेसिकली एनिमल्स माइग्रेट करते हैं हर सीज़न में। इसके एग्जांपल्स हैं व्हेल्स हैं, फिशेस हैं, बटरफ्लाइज, टर्टल्स एंड बर्ड्स। ये सभी एग्जाम्पल हैं जिसमें कि ये जो एनिमल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं। जैसे कि व्हेल है, व्हेल जो है 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में माइग्रेट करने के लिए। और जो है ये लॉन्गेस्ट जर्नी है, ये एक ऐसा मैमल है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी कवर करता है माइग्रेशन में। और साथ ही ये लेट ऑटम, जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ लेट ऑटम से ये अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और स्प्रिंग सीज़न तक वहाँ पे दूसरे जो प्लेस में वो जाते हैं वहाँ दूसरे प्लेस में वहाँ स्प्रिंग सीज़न तक सरवाइव करते हैं। फिर अगेन वो अपनी माइग्रेट करते हैं और अपने जो है प्रीवियस जहाँ से वो आए होते हैं उसी प्लेस में पहुँच जाते हैं। हमारी बटरफ्लाइज हैं, वो 3000 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर करते हैं माइग्रेशन में अपने। वो नॉर्थ ईस्टर्न यूएस और कनाडा से निकल के जो है साउथ वेस्टर्न मैक्सिको तक का सफ़र तय करते हैं, दैट इज़ 3000 माइल्स। तो वो बहुत ही लॉन्गेस्ट जर्नी कवर करते हैं। साथ ही टर्टल्स 100 या 1000 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते हैं माइग्रेट करने में अंडर द सी। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं फॉर देयर proper food availability, for proper weather, for proper habitat or for proper season. So like this they migrate from one place to another and covers a long distance. नेक्स्ट आते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, जो कि हम आम बोलचाल में बोलते हैं वनों की कटाई, मतलब कि फॉरेस्ट का कटना। तो जो है डिफॉरेस्टेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? डिफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेस्ट की कंटिन्यूस कटिंग होती है, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग हैं वो कंटिन्यूस कटिंग करते हैं, पेड़ों को, वनों को काटते हैं अपनी बेसिक नीड्स, अपनी आम
जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, और साथ ही उस लैंड का, वहाँ की जो ज़मीन है उसको अलग अलग पर्पज़, अलग अलग चीज़ों को पूरा करने के लिए, मतलब उसमें उनके बहुत सारी पर्पज़ हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे उन्हें इंडस्ट्रीज़ बनानी हो, कमर्शियल एरियाज़ या घर बनाने हो, तो वो वहाँ की कटाई भी करते हैं और साथ ही उस लैंड को अपने अलग अलग कामों में यूज़ भी करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये डिफॉरेस्टेशन कहलाती है, और हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? पहला है जो है खेती के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है उसके लिए जो है ये लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। दूसरा कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, शहरीकरण करने के लिए, घरों को बनाने के लिए ये लोग फॉरेस्ट की, जंगलों की कटाई करते हैं जिससे इन्हें अच्छे से ज़मीन मिल सके। साथ ही इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में पेड़ों की कटाई की जाती है। रोड्स को बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है, और जो वुड, जो फॉरेस्ट कटते हैं, जो लकड़ी होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए भी फॉरेस्ट की कटिंग होती है। साथ ही जो कुछ वुड हैं जो दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, डेकोरेशन के लिए या पेपर बनाने के लिए, उसमें तो यूज़ होता ही है। साथ ही लकड़ियों को जलाने के लिए भी लकड़ियाँ यूज़ में आती हैं, तो जो है लकड़ियों को जलाने के लिए भी यहाँ बहुत ही हाई रेट में फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है। साथ ही जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं, चर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम होती है। फिर है टिम्बर हार्वेस्टिंग, मतलब लकड़ियों की कटाई, मतलब बहुत लकड़ियाँ जो होती हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मतलब हमें कुछ वुड तो ऐसे हैं जो हमारे फर्नीचर्स में यूज़ होते हैं, पेपर्स में यूज़ होते हैं और मैच स्टिक्स में यूज़ होते हैं, तो मतलब कुछ वुड हैं उनको काटना ज़रूरी है, तो इसकी कटिंग भी जब होती है तो भी डिफॉरेस्टेशन शुरू हो जाता है। अब इसके क्या रिज़ल्ट होते हैं इसके? पहला है सॉयल इरोज़न, मतलब मिट्टी का कटाव, क्योंकि जब बड़े बड़े पेड़ रहेंगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, और उससे क्या होता है, जो भूमि का कटाव होता है, जो सॉयल इरोज़न से प्रिवेंट करती हैं उसकी जड़ें। लेकिन अगर जब पेड़ नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी होती है वो बहुत ढीली हो जाती है, और बारिश होने पर या आसानी से वो हट जाती है, अपने प्लेस से हट जाती है, या बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो वो बह जाती है। तो सॉयल इरोज़न भी इसके जो है, इसका जो रिज़ल्ट है, नेगेटिव रिज़ल्ट डिफॉरेस्टेशन का, वो है सॉयल इरोज़न। फिर फ्लड्स, मतलब कि जब बाढ़ आती है तो जब पेड़ नहीं रहेंगे, तो मजबूत पेड़ नहीं रहेंगे तो वो बाढ़ जो आएगी, जो पानी आएगा लार्जर अमाउंट में, उसको वो रोक नहीं पाएंगे, तो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। साथ ही जो हमारा नेचुरल वेल्थ है, जो प्राकृतिक हमारी संपदा है जंगलों के से जो हमें मिलती है, वो उसका ह्रास हो रहा है, मतलब उसका लॉस होता जा रहा है, हानि होती जा रही है। फिर है क्लाइमेटिक चेंज, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू तो यही है कि जो क्लाइमेट सुटेबल है, जब रेनी सीज़न आना चाहिए तब रेनी सीज़न नहीं आता, जब गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए तो कम पड़ती है, जब ठंड ज़्यादा पड़नी चाहिए, तो मतलब जो सीज़न है, जिस टाइम जो सीज़न, जिस मंथ में जो सीज़न आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ही, क्योंकि प्लांट्स नहीं रहेंगे, ग्रीनरी नहीं रहेगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही लॉस होता जा रहा है, और इस तरह से क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा है। फिर डिज़र्टिफिकेशन, मतलब कि जो ज़मीन है वो रेत में चेंज होती जा रही है, डिज़र्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो रेत में चेंज होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, उसमें हम आसानी से कोई पौधे उग नहीं पा रहे हैं। फिर है इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज, जब ग्रीन हाउस गैसेज पेड़ों के ना होने से, डिफॉरेस्टेशन होने से ग्रीन हाउस गैसेस के जो लेवल है, परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, वार्मिंग इफ़ेक्ट होगा इन्वायरमेंट में, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट और फॉर द ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव इन दैट वार्मिंग सिचुएशन।
नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिजीनस पीपल। जो लोकल लोग हैं, जो उस एरिया के आसपास रहते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उनको प्रॉपर जो उस पर डिपेंड है फॉरेस्ट पे अपने लिविंग कंडीशन के लिए, उनको भी वो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ना फूड के तरीके से, ना वो रहने के तरीके से। तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी बहुत ही चेंज होती जा रही हैं। तो इंडिजीनस पीपल जो हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जो डिफॉरेस्टेशन से ये सारे कॉजेज़, ये सारे रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। सो इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब अगेन फॉरेस्ट को उगाना। तो फॉरेस्ट जहाँ से पेड़ों की, जहाँ पे पेड़ कट गए हैं वहाँ पे अगेन न्यू प्लांट्स को लगाना, और उन फॉरेस्ट को दोबारा लगाने का जो एरिया है, जो रीज़न है, उस पर दोबारा नए नए ट्रीज़ को उगाना। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिफॉरेस्टेशन, और हम इसको एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। हाँ, और हम आम भाषा में कह सकते हैं कि दोबारा पेड़ों को उगाना, दोबारा उसी जंगल में उन्हीं स्पीशीज़ के पौधे, जिस स्पीशीज़ के पौधों को काटा गया है, उसी स्पीशीज़ के पौधों को उसी जगह पे अगेन रीग्रो करना इज़ रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। और जो रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कैसे हेल्प करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसका जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। तो उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बना रहता है, और साथ ही प्लांट लाइफ का जो नेचुरल बैलेंस है उसको वो रीस्टोर कर देता है, उसको वो दोबारा स्टोर कर देता है, जिससे कि जो प्लांट लाइफ का बैलेंस है फॉरेस्ट के थ्रू वो प्रॉपर बना रहे। अब हमारा टॉपिक आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, मतलब कागज़ या पेपर की रिसाइकलिंग करना। तो हम जानते हैं कि जो पेपर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। मतलब जो बुक्स हैं हमारी, या जो भी हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं या मैच स्टिक यूज़ करते हैं, तो बहुत जगह पेपर का यूज़ होना ज़रूरी है, और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो लेकिन उससे क्या होता है कि फ़ॉरेस्ट कटते जा रहे हैं। पेपर भी एक ऐसा इशू है कि पेपर के लिए भी फ़ॉरेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कट रहे हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक ऐसा मेथड है, बहुत ही बेस्ट मेथड है, जिससे कि पेपर के लिए जो फ़ॉरेस्ट का जो कटना है, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, वो कम करने के लिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मेथड को यूज़ किया गया है। जो हमारा पेपर, इससे ये फ़ायदे होते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल हो जाता है। मतलब अगर एक पेपर हमारा बना है और अगर हमने उसको वेस्ट की तरीके से फेंक दिया, तो वो 5 to 7 टाइम्स, वो वेस्ट पेपर 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल हो सकता है, और उसको यूज़ किया जा सकता है दोबारा पेपर बना के। और साथ ही जो केमिकल यूज़ होते हैं पेपर बनाने में, उससे भी सेव हो सकते हैं ह्यूमन लोग। उससे क्या होता है कि जो भी पेपर बनाने में जो केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं, उसका भी जो हैजार्डस, जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट है, वो भी कुछ लेवल तक कम होता है। और हम ये जानते हैं कि पेपर बनाने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को काटा जाता है, लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को। तो 1 टन ऑफ पेपर को बनाने के लिए 17 ट्रीज़ कटते हैं, तब जाके 1 टन ऑफ पेपर हमको मिलता है। तो यू कैन इमेजिन कि हम पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज़ को काट रहे हैं और अपना फॉरेस्ट को बर्बाद करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं। तो जो हमारा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी वुड से भी जो है बेसिकली पेपर बनाया जाता है, लेकिन जो केनफ है, जो कि एक हिबिस्कस फैमिली की स्पीशीज़ है, एक प्लांट स्पीशीज़ है, वो सबसे बेस्ट है पेपर प्रोडक्शन को करने के लिए। उसका जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी होती है, वो पेपर प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। तो हमने देखा कि जो है पेपर हमारे जो है बहुत सारे पेपर बनाने के लिए हमारे ट्रीज़, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कट रहे हैं, लेकिन इसको कम करने के लिए एक ऐसा मेथड निकाला गया है जो कि फॉरेस्ट की कटिंग को कम कर सकता है और हमको पेपर भी मिल सकते हैं, एंड दैट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पार्ट 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद पार्ट 3, दैट इज़ ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो सब्सक्राइब के बटन बगल में बेल आइकन है, उसको प्लीज़ क्लिक करना मत भूलिए, जिससे कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मेरे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और साथ ही
जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहें, मैं उनसे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करूँगी और साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ़।